अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, बलूचिस्तान में एक बार फिर मजदूर अगवा हुए हैं। ज़िला बारखान और खुजदार में नामालूम मुसल्लह अफराद यानी कि दहशत गर्दों ने यह अगवा के दो वाक़यात वहाँ पर हुए हैं। पहला ज़िला बारखान के इलाके ईशानी के करीब ढोलांडी में पेश आया। मुसल्लह अफराद एक क्रश प्लांट पर काम करने वाले 3 मजदूरों को साथ ले गए और फिर यहीं पे एक पुलिस चेक पोस्ट पर हमला करके 3 एहलकारों से असला भी छीना। और इसके अलावा ज़िला खुजदार के इलाका मौला में पेश आया दूसरा वाक़या जहाँ पे 11 मजदूरों को अगवा किया गया है। और खुजदार पुलिस के मुताबिक इन अगवा कुनिंदगान के जो वजूहात क्या हैं, मुहरकात क्या हैं, उसका अभी तक पता नहीं चला। और ये मजदूर, इनका ताल्लुक 6 का सिंध से और 2 और वो वर्ल्ड बैंक के एक मंसूबे पर काम कर रहे थे वहाँ पे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिचुएशन बलूचिस्तान में कैसी है। और ये आज के प्रोग्राम का तारुफ टॉप स्टोरी मेरी आज की होगी। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर हमला, 80 दहशत गर्दों को हलाक करने का एक फिगर हमारे पास आया है। और इसके मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से कल रात इंटेलिजेंस बेस्ड एयर स्ट्राइक्स की गई हैं और 3 सूबों नंगरहार, पख्तिका और खोस्त में ये हमले किए गए हैं। नंगरहार में 4 जगहों पे, पख्तिका में 2 जगहों पे और खोस्त में 1 जगह पे। नया मरकज़ नंबर 1 नंगरहार, नया मरकज़ नंबर 2 नंगरहार, मौलवी अब्बास मरकज़ खोस्त, इस्लाम मरकज़ नंगरहार, इब्राहिम मरकज़ नंगरहार, मुल्ला राहबर मरकज़ पख्तिका और मुखलिस यार पख्तिका। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि 80 दहशत गर्द जिनका ताल्लुक TTP से है और उनका ताल्लुक ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के दहशत गर्द वहाँ पे मौजूद थे बल्कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दहशत गर्द भी वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे थे। बड़े मरकज़ थे ये। और इसके बाद सिचुएशन बड़ी टेंस है इस बॉर्डर पे। उसके ऊपर बात करेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब और इफ्तिखार फिरदौस साहब। हॉट इशू होगा हमारा आज का, खित्ते में अदम इस्तेहकाम, मईशत मुतासर। 2600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ और फिर बाकी बलूचिस्तान का ईरान के साथ। ईरान में सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है। अमेरिका किसी वक्त भी वहाँ पे हमला कर सकता है। बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ जो सिचुएशन है जंग की, वो मैंने आपको बता दी। इसके मईशत पर क्या असरात हो रहे हैं, पाकिस्तान कैसे इसको हैंडल करेगा। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा आइना वज़ीर के बारे में, जो छोटी बच्ची जिसका ताल्लुक शुमाली वज़ीरिस्तान से है, बहुत अच्छी करैक्टर है, 8 साल की उसकी उम्र है। उसने जो अपील की है उस पर सुहेल अफरीदी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनके लिए क्या चैलेंज है, इस बात में वहाँ पे इस पर हम अपने एडिटोरियल में बात करते हैं। हमारी आज की टॉप स्टोरी हमें ज्वाइन किया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने और इफ्तिखार फिरदौस साहब ने। दोनों मेहमानों की आमद का शुक्रिया। जाहिद साहब, आपसे शुरू कर लूँ। हमारे पास जो ख़बरें आई हैं उसके मुताबिक तकरीबन 80 दहशत गर्दों को इन 7 मराकज़ में हलाक किया गया है। तो आपके ख्याल में आप सिचुएशन जो ये इस वक्त कल रात से अचानक टेंस हुई है, अब आप क्या देख रहे हैं, आगे क्या होगा बॉर्डर पे और दोनों ममालिक के दरमियान? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अफसार साहब फॉर हैविंग मी। और देखिए, इस वक्त जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है बड़ी क्रिटिकल है। एक्चुअली पाकिस्तान हैज बीन पुश्ड इनटू दिस सेक्शन। जी, पाकिस्तान ने बड़ा मौका दिया डिप्लोमेसी को। पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि हम इसको मामलात को आपस की बातचीत के जरिए या दूसरे पीसफुल मीन्स के जरिए इसको हल कर लें। और पाकिस्तान ये भी चाहता है कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जो है वो अपने आप को जोड़े अफगानिस्तान के लोगों की और अफगानिस्तान की वेलबींग में, पाकिस्तान के साथ अपने आप को जोड़े इकोनॉमिकली, सोशली। और ऑफ कोर्स उसकी प्रोग्रेस जो है वो पाकिस्तान के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। इसी तरह पाकिस्तान की भी जो प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी अफगानिस्तान पर डिपेंडेंट है। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो ट्रांजिशन हुई है फ्रॉम वॉइसिंग प्रोटेस्ट से आगे निकलकर इन्फोर्समेंट मेजर्स किए हैं जी। अब पाकिस्तान ने ये अपना पोस्चर चेंज किया है, प्रीएम्पशन मोड में गया है, प्रियम्पटिव डिस्ट्रप्शन के मोड में गया है। और ये प्रीएम्पशन तो नहीं है, हमारे ऊपर तो हमले बहुत हो रहे हैं। हमने लिखा भी है कि जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, प्रेस रिलीज में आया है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की, बन्नू, इस्लामाबाद और बाजौर में जो हुआ उसके जवाब में किया। दूसरी बात यह है कि ये एक हम देख रहे हैं कि ऐसे इक़दाम पाकिस्तान करता है लेकिन किसी जो कंक्लूजन की तरफ नहीं जाते हम, उसके बाद वहाँ से खुदकुश बमबारी पाकिस्तान पे मजीद शुरू हो जाती है। क्या ये साइकिल चलेगा फिर?
लेकिन थोड़ा प्रोटेक्टेड रहेगा जी। अब साथ साथ ये कह दे रहे हैं कि ये पूरी एक स्ट्रक्चर्ड वॉर है जी, ये इंसिडेंट ऑफ वायलेंस नहीं है, या कोई उनके हम्म। ऑब्जेक्टिव सामने हो, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने दिए हो, कोई बातचीत के लिए कोई शराइत रखी हो, या कोई तो वो तो है नहीं। दे नीड फ्रिक्शन फॉर द टेररिज्म। अब मुझे बताएं ना, आप तहरीके तालिबान अफगानिस्तान पाकिस्तान से क्या डिमांड कर सकते हैं? दे हैव नथिंग टू डू विद अस। तहरीके तालिबान पाकिस्तान हमसे क्या डिमांड कर सकते हैं? और अगर वो कुछ डिमांड भी करता है तो हम उसको ऑफर क्या दे सकते हैं? वी हैव नथिंग टू ऑफर। अफगानिस्तान का कॉन्टेक्स्ट ही डिफरेंट है। हाँ, वो ठीक। अगर ये कहे जी कि हम अपना ज्योग्राफिया चेंज करना चाहते हैं और अफगानिस्तान जो है वो हम लेकर जाना चाहते हैं तक तक, तो फिर तो खुली जंग है। फिर तो ये जो भी रिस्पॉन्स गया ये बहुत छोटा रिस्पॉन्स गया। इससे पहले कि वो मजीद पावरफुल हो जाए, सीधे हो जाए, मिलिटरली स्ट्रांग हो जाए, पाकिस्तान शुड गो विद मोर ऑब्जेक्टिव्स और सीरियस। ठीक। अभी भी ये सीरियस कन्फ्रंटेशन है, दिस इज नॉट एन इजी कन्फ्रंटेशन। स्टे हम्म। स्टे हमारे भी स्टेक्स इसमें इन्वॉल्व है, और ऑफ कोर्स तहरीके तालिबान अफगानिस्तान की और टीटीपी की भी स्टेक्स इन्वॉल्व है। आई थिंक प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक्स किए ठीक है। जिस तरीके से इत्तलात आ रही हैं, उसके मुताबिक दिस वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द आवर। फिर ऑफ कोर्स बाद में अगर किसी स्टेज पे डायलॉग होता है विद ठीक है इफ्तिखार अफगानिस्तान। साहब। ठीक है इफ्तिखार साहब, डायलॉग अफगानिस्तान के साथ होता या नहीं होता, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, आपके पास क्या इतलात हैं अफगानिस्तान के अंदर से? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के एम्बेसडर को तो बुला के डिमार्श दिया है, लेकिन क्या ये सिचुएशन यहीं तक रहेगी या अफगानिस्तान जवाबी हमला भी कोई करेगा, और अगर करेगा तो उसकी उसका उसका तरीकाकार क्या होगा? देखिए अब सार साहब, आपने और जनरल साहब ने जो है काफ़ी डिटेल में जो है वो बात की है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ से अब वापस जाना पाकिस्तान के लिए जो है वो और प्रॉब्लमेटिक होगा। अगर एक बात का आगाज जो है वो हो चुका है जो सिरे से होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि दूसरे मुल्क में जाकर बमबारी करना या काउंटर टेररिज्म ऑप्स करना, उसके बिल्कुल सिमेंटिक्स और ऑप्टिक्स बिल्कुल अलग है। लेकिन अब चूंकि हम एक ऐसे नहज पे आ चुके हैं कि 2021 से लेकर 2025 तक अगर आप सिर्फ कैजुअलिटी का फिगर उठा के देख लें, और स्टेट को चाहिए कि ये क्लियरली बताए कि ये वॉर कॉस्ट क्या है। तकरीबन 2025 तक हमारे पास 2795 कैजुअलिटीज हैं। ये सिर्फ 4 साल की जो है हम बात कर रहे हैं, हम्म। 2021 से 2025 तक। तो एक कितना सब्र जो है वो हो सकता है एक मुल्क का, जिसको पता भी है कि दूसरी जगह से जो है वो अटैक्स जो है वो हमारे ऊपर हो रहे हैं और कंसिस्टेंटली हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे थे। और अब जब आप ट्रेजेक्टरी देखें वायलेंस की, खुसूसी तौर पर अपने वेस्टर्न बॉर्डर पर, चाहे वो बलूचिस्तान हो चाहे वो खैबर हम्म। पख्तूनख्वा हो, मैं इसको आइसोलेटेड जो है वो नहीं देखता, ये पूरे एक बॉर्डर वेस्टर्न स्ट्रिप है। ठीक है। तो वहां से जो है ये नागजीर हो हम्म। गया था। जहां तक आपकी बात का ताल्लुक है कि वहां से क्या, वहां से जो है वो अटैक करने की जो है वो कोशिश करेंगे, और उसको रिपेल करने के लिए हमारे आर्म्ड फोर्सेस जो है वो बिल्कुल क्लियरली जो है वो रेडी है। लेकिन ये कहना कि अब बात जो है वो वापस डिप्लोमेसी की तरफ जो है वो जाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा ये बताएं कि ये बात तो ये ऐसा जो आपने कहा कि अभी जिस स्टेज पे ले जाया जा चुका है जंग को, कि पाकिस्तान ने हमला किया 7 मराकज़ पे और 80 के करीब वहाँ दहशतगर्दों को मार भी दिया है, ये तो हमने पहले भी किया था, पिछले साल भी किया था, लेकिन फिर उसके बाद बातचीत शुरू हो गई थी। तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि अब ये नहीं हो सकता? असल में अगर आप सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सिचुएशन को ना देखें, बल्कि इसको पूरे अपने वेस्टर्न बॉर्डर के स्ट्रिप को देखें और इसके साथ जो मिडिल ईस्ट के अंदर हो रहा है उसकी तरफ भी देखें, पाकिस्तान के लिए अब नागजीर हो चुका है कि वो हम्म। अपना जो वेस्टर्न बॉर्डर है उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो सील करना तो ठीक लफ्ज नहीं होगा, लेकिन ऐसी प्रोटेक्शन करे कि उसके असरात अब आना जो है वो कम हो जाए। क्योंकि आपने जिक्र किया ईरान के हवाले से, अगर हम्म। कल वहां पर भी कुछ होगा उसका आउटफ्लो भी जो है वो वेस्टर्न बॉर्डर पर आएगा, हम्म। अफगानिस्तान पर भी आएगा, जाहिर और है। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारे बॉर्डर्स पर भी जो है वो आएगा। तो मेरे ख्याल में कि ये कहना कि काउंटर टेररिज्म ऑप्स इक्का दुक्का जो है आईबीओस 25,000 24,000 हमने आईबीओस किए, बात अभी से बहुत आगे जो है वो चली गई है। अब आपको जो है उस जगह पर जाना पड़ेगा जहां पर से ये सारी चीज एमिनेट होती है। और तालिबान के बारे में चाहे बहुत सारे वेस्टर्न गवर्नमेंट्स जो है वो इसलिए कहते हैं कि इनके साथ रवाबित भी है, रशिया ने उनको जो है वो एक्सेप्ट भी किया और इसकी रिप्रेजेंटेशन भी है और कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अभी एक एग्जिस्टेंशनल क्राइसिस है मेरे ख्याल में। कि जो सिचुएशन बन के सामने आ रही है उसकी सीरियसनेस का अंदाजा इस बात से जो है वो लगाना चाहिए कि वहां से जो स्टेटमेंट्स आ रही है वो एक फुल फ्लैश वॉर की तरफ जो है वो जा रहे हैं। और जो अफगानिस्तान की तरफ स्टेटमेंट्स भी जो है वो आई हैं, वो उन्होंने ये कहा है कि हम जो है
उन लोगों की तरफ जो है वो जाएंगे जहां पर जो है जो इस अटैक में मुलविस थे, हम बाकी लोगों को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसमें भी वो ऑप्टिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन जो है वो सीरियसली सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ है। अब वो प्रोटेक्टेड का लफ्ज तो जनरल साहब ने इस्तेमाल किया, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होगा, क्योंकि आपके बॉर्डर एरियाज इस टाइम पर जो है बॉर्डर अटैक आने का मतलब ये है कि वो कोशिश करेंगे कि बॉर्डर एरिया से बढ़कर भी सिविल एरियाज के अंदर जो अर्बन वायलेंस है उसको एस्केलेट किया जा सके। वो तो ऑलरेडी वो कर रहे हैं। अर्बन वायलेंस को एस्केलेट करेंगे, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हम दूसरे लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो डबल स्पीक है। लेकिन इसमें एक और भी बात है। आज आप देख लें, मेरे ख्याल में हमारा मीडिया उस तरह भी देखें कि अटैक आपने अफगानिस्तान के ऊपर किया है, लेकिन जो मॉड्यूल्स की बातें हो रही थी और रेड फोर्ट के ऊपर जो एक अटैक जो है वो हुआ था, वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था इंडिया के अंदर, और वहां पर जो बात चल रही थी, वहां से दोबारा जो है ये नैरेटिव बनाने की आज सुबह से जो है वो कोशिश की गई है कि पाकिस्तान मुलव्वस है इंडिया के अंदर। तो मेरे ख्याल में ये कॉन्फ्रंटेशन सिर्फ ठीक है। अफगानिस्तान की तरफ से जो है वो नहीं होगी, हमें ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ भी जो है वो देखना पड़ेगा। ठीक। जनरल साहब, ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ भी देखना पड़ेगा। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है पाकिस्तान के लिए, ये कह रहे हैं इफ्तिखार फिरदौर साहब। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को काउंटर करने के लिए अब क्या कर सकता है, क्या इकदाम लिए जा सकते हैं? देखिए, ये जॉइंट एप्लीकेशन है। ये जो वेस्ट से भी और ईस्ट से दोनों का कॉम्बिनेशन आया है, और ये वेस्ट वाला भी ईस्ट वाली एप्लीकेशन ही समझे। ऑफ कोर्स वो कन्वेंशनल फोर्सेस को मोबिलाइज अगर वो करेगा लेटर ऑन, कर भी सकता है, ताकि हमारे जो ट्रुप्स हैं वो हम ईस्टर्न बॉर्डर पे भी रखकर पाकिस्तान के लिए एक डायलेमा क्रिएट किया जाए। पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए उनके उड़ालोप जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको उसको डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन पिछली दफा भी जब ईस्ट से आया, इन्होंने कन्वेंशनल मोड में जब ये पाकिस्तान के खिलाफ मार्का ये संदूर लॉन्च किया, तो पाकिस्तान ने एक ट्रुप भी नहीं मूव किया वेस्ट से, जिसको ये समझते हैं कि वेस्ट खाली हो जाएगा और फिर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के अंदर हमारे बैठे हुए और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बैठे हुए एलिमेंट्स ये एक्टिवेट हो जाएंगे और हम एक सिचुएशन क्रिएट कर लेंगे और पाकिस्तान को मजबूर करेंगे पॉलिसी कैप्चुलेशन पे। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। देखें, पाकिस्तान ने अभी जो वेस्ट में भी रिस्पांस किया, ये ऑपरेशन अबसार साहब 2.0 का आप समझे कि रिस्पांस किया है। ये इंडिया को भी रिस्पांस किया, ये इंडिया की प्रॉक्सीज हैं, ये भी उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के लिए जब लड़ रहे हैं तो इसको उसी उसी बक्से में रखे, उसी डब्बे में रखे जहां पे इंडिया के ट्रुप्स बैठे हुए हैं, या ये भी उन्हीं के ट्रुप्स के तौर पर ही काम कर रहे थे। अभी फिरदौस ने बड़ा कहा कि मतलब इन्होंने बात की कि जी ये अर्बन टेररिज्म की तरफ जाएंगे, तो ऑलरेडी वो दे आर इनटू अर्बन टेररिज्म, सिविल मिलिट्री अलाइक दे आर टेकिंग ऑन। जी ये कोई ऐसा उनका नहीं है कि ये सिर्फ मिलिट्री के टारगेट्स ही लेंगे, बड़े मोरालिटी पे वॉर करेंगे। देयर इज नो मोरालिटी, ना उनके अंदर कोई इस्लामी कोई चीज मौजूद है, ना अच्छा। अफगानिस्तान के पख्तून की जो ट्राइबल एक कल्चरल ट्रेडिशनल वे ऑफ फाइटिंग है, ना वो उनके। दीज आर टेररिस्ट, इंडिया के बेस्ट पे लड़ रहे हैं और वो पाकिस्तान को हर जगह नुकसान पहुंचाएंगे। अभी इमाम बारगाह में देख लें, पिशावर सिविल लाइंस में देख लें, स्कूलों में चले जाते ये हैं, बात कॉलेजेस में जनरल चले साहब जाते आपकी हैं। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि बयानिया के महाज पे तो उनको कामयाबी है ना। अभी जहाँ पे हमले हुए हैं वहाँ जो मुझे पता चला उसके मुताबिक वहाँ पंजाब से भी लोग थे, खैबर पख्तूनख्वा से भी लोग थे पाकिस्तान के। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रेडिकलाइजेशन हो रही है, जिस भी तरीके से हो रही है, जहाँ से भी हो रही है, हम अपने अंदर भी तो इफेक्टिवली इस बयानिया को बेहतर नहीं कर सके ना। देखिए बयानिया तो, पाकिस्तान ने अगर ये जंग जीतनी है तो आई टोटली एग्री, वन नेशन वन नैरेटिव। जब तक हम उस पर नहीं जाएंगे और पीस विद इन जब तक अचीव नहीं करेंगे, तब तक पीस विदाउट इज इंक्लूसिव एक चीज रहेगी, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। हमारी जो सोशो इकोनॉमिक स्पेस है, पॉलिटिकल स्पेस और मिलिट्री स्पेस, तीनों में हमने काम करना है, तभी हम जाकर जॉइंट एक स्ट्रेटेजी जाएंगे और विक्ट्री इज लाइन देयर, जहां पे नेशनल ठीक है। अप्रोच होगी, पूरी नेशन जाएगी, इसमें तो किसी को शक ही नहीं है। तो ये तो वो आप डिबेट ही नहीं समझते है। हैं कि टेररिज्म के जो अफगानिस्तान एक्ट्स जवाबी हो हमला रहे हैं, करेगा पाकिस्तान पे और बॉर्डर एरियाज में ही करेगा? कर रहा है जी, वो तो कर रहे हैं, ऑलरेडी हमले कर रहे हैं ना। वो अभी कोई कल 2 स्क्वाड्रन 4 स्क्वाड्रन जहाज तो नहीं ले आएगा ना, ड्रोन्स का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। आज मजदूरों का भी आप बता रहे थे जैसे अगवा उन्होंने कर लिया, तो उनके तो हमले जारी, उनके हमले तो रुके ही नहीं है। ये तो पाकिस्तान का मजाक बना हुआ था। पाकिस्तान की अपनी ऑडियंस, अभी आपको जाएगा जरा उन घरों में, अफसार साहब जिधर अभी शहादतें हुई हैं, और वो उन माओ से जाके पूछें कि किस किस हालात से वो गुजर रहे हैं। आई सही है। थिंक पाकिस्तान वाज कंपेल्ड टू टेक ऑन दिस एक्शन। और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, बस हम कहते रहेंगे हम जी न्यूक्लियर कंट्री है, हम जी दुनिया की 6ठी 7वीं बड़ी फौज है, जी जी, हमारी सिक्योरिटी बिल्कुल। अपरेटस बड़ा है जी, हमारा मीडिया बड़ा तो वाइब्रेंट आप है, कौम समझते हैं बड़ी कि ये वाइब्रेंट है। अब कंक्लूजन की तरफ जाना चाहिए, ये बीच में नहीं छोड़ना चाहिए ये जो कुछ शुरू किया है? ये जाएंगे जी, इस दफा तो थिंग्स आर, आई थिंक द पॉलिटिकल क्लैरिटी होनी चाहिए।
पॉलिटिकल क्लैरिटी के साथ, जब आप प्रेसिजन के साथ मिलिट्री इस्तेमाल करेंगे तो आप विक्टोरियस होंगे। अगर पॉलिटिकल क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ आपने मिलिट्री इस्तेमाल करनी है, तो ठीक फिर है। क्यास के अलावा हमारा नसीब में कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनरल जाहिद महमूद साहब। इफ्तार साहब, आखिर में ये बता दीजिएगा कि जो अभी बात की है कि क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको नज़र आ रही है पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्लैरिटी, ख़ासतौर पे सूबाई हुकूमत जो खैबर पख्तूनख्वा की, बलूचिस्तान की तो चले ऑन बोर्ड है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अगर ये जंग मजीद बढ़ी तो उसमें वो किस साइड पे खड़ी होगी, अफगानिस्तान की साइड पे या पाकिस्तान की साइड पे? अनफॉर्चुनेटली अफसार साहब, अगर आप सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो उसके हालात तो आपके सामने हैं। कुछ कोशिश जो है वो की गई थी पिछले दिनों के अंदर ताकि कुछ लोकलाइज लेवल पर जो है वो चीज़ें हो सकें, लेकिन आज भी हमने देखा कि उसमें वजीर आला का जो है वो बयान आया जिसमें उन्होंने डायरेक्टली सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो कन्फ्रंट किया। खैबर के अंदर और तीरा और अगजई के अंदर कल एक वाकया हुआ जिसमें क्रॉस फायर के दरमियान में जो है कोई सिविलियन कैजुअलिटीज हुई और उन्होंने ब्लेम जो है वो सारा सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो है वो डाल लिया। इसके अलावा भी मैं समझता हूं कि जो पॉलिटिशियंस का किरदार रहा है जब भी नेशनल सिक्योरिटी के मामलात आए हैं, नेशनल एक्शन प्लान के बाद से लेकर अभी तक, वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। एंड आई थिंक कि कोई भी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इक्वल शेयर जो है वो पॉलिटिशियंस पे डाला जाए। अभी तक जो स्टेटमेंट्स आई हैं ठीक है, उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, गवर्नमेंट की तो अपनी मजबूरी है, लेकिन बाकियों की जानिब से कोई ऐसी सपोर्टिव स्टेटमेंट नहीं आई। ठीक, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार फिरदौस साहब, हमसे बात करें तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वक्त हमारे आज के हॉट इशू का। खित्ते में अदम इस्तेहकाम, मईशत मुतासर कैसे होगी। हमें ज्वाइन किया है बिलाल अजहर कियानी साहब ने, वज़ीर ममलकत बराए ख़जाना और रेलवे इसलिए मेंशन करना ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान के ज़रिए काज़ाख़स्तान तक एक रेलवे लाइन बिछाने का प्रोजेक्ट था और अभी अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला हुआ है। इस पर बात करेंगे कि इससे खित्ते पे क्या असरात हमारे पैदा होंगे, और इसलिए कि बलूचिस्तान में भी अनरेस्ट है, खैबर पख्तूनख्वा में भी, अफ़गानिस्तान पे पाकिस्तान ने हमला किया है और साथ ईरान पर अमरीकी हमले का माहौल बन रहा है। तो पाकिस्तान का पूरा वेस्टर्न बॉर्डर जो है, जिसमें 2600 किलोमीटर से ज़्यादा सिर्फ अफ़गानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है, उस पर बताइएगा बिलाल साहब कि ये जो सिचुएशन हो रही है इतनी कॉम्प्लिकेटेड है और मुश्किल है, तो इसमें कैसे पाकिस्तान ने क्या प्लानिंग किया है इसमें निकलने की? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का, और रमज़ान में आपके पास पैदा शो तो रमज़ान मुबारक जी आपको और आपके नाजरीन को। आपको भी रमज़ान मुबारक। बहुत शुक्रिया जी। अब्सार साहब, देखिए बात यह है कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी डिप्लोमेटिक लेवल पे कि इस मामले को सुलझाया जाए, और पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी और अमन को पूरा मौका दिया, चाहे वो दोहा में मुलाकातें हों, चाहे वो इस्तांबुल में हो। उसके अलावा अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के 2025 में 3 दौरे हों, हर मुमकिन कोशिश की गई कि तालिबान रजीम के साथ बैठकर, उसमें दोस्त ममालिक का किरदार आप जानते हैं कि देखिए हमारा बुनियादी मकसद तो इस चीज़ से था कि आपकी जो 58 टेररिस्ट कैंप्स BLA के और TTP के अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, जिसके शवाहिद अफ़गान तालिबान रजीम को दिए गए, कि आप इनको या उखाड़ दें या इनसे निमट लें और उसका क्रेडिबल वेरीफाइबल मैकेनिज्म दे दें। मगर हमने देखा कि डिप्लोमेटिक सारी एफर्ट्स के बाद नीयत का एक फुकदान नज़र आया, कैपेसिटी का फुकदान नहीं, नीयत का फुकदान नज़र आया। तो देखिए जब आपके मुल्क में रोज़ाना आपके शहरी शहीद हो रहे हों, आपके जवान शहीद हो रहे हों, आपके फ़ौजी शहीद हो रहे हों, आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऑफिशियल्स शहीद हो रहे हों, 200 रोज़ाना के हमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करने पड़ रहे हों, तो फिर किसी भी मुल्क को अपने दफा के लिए वो इकदाम उठाने पड़ते हैं जो पाकिस्तान ने उठाए। लेकिन मुझे बताएं, आपने कहा 58 कैंप्स के शवाहिद दिए हैं, तो अभी 7 पे हमने हमला किया रात को, तो 51 तो अभी भी बाकी हैं। तो फिर इसका मतलब कि लंबी जंग के लिए तैयार रहे। मेरे ख्याल से देखिए हम आज भी अगर अफगान तालिबान इस रजीम को समझ आ जाती है इस बात की कि देखिए हमें किस चीज़ से गर्ज है, हमें इस चीज़ से गर्ज है कि आप क्रेडिबल और वेरीफाइबल। आपको अभी भी लगता है कि 2600 2700 2700 बल्कि 2800 हमने शहदा की लाशें उठा चुके हैं जब से तालिबान आए हैं, तो आपको अभी भी लगता है कि वो समझ जाएंगे? नहीं, देखिए नहीं समझेंगे तो फिर हमारे पास ये रास्ता तो मौजूद है ना। ये रास्ता देखिए इसलिए इस रास्ते पे हम पहले भी चले, फिर हमने दोबारा कतर बीच में आया,
तुर्की आया, सऊदी अरब आया, हमने उनकी बात मानी भी और मुज़ाकरात भी किए, लेकिन फिर देख लें हमले तो नहीं रुके। नहीं, देखिए मुज़ाकरात की तो अब बात ही नहीं है जी। मुज़ाकरात के नतीजे में ये फैसला हुआ था कि आपके सामने ये टेररिस्ट कैंप्स मौजूद हैं, या आप दिखा दें कि आप एक क्रेडिबल और वेरीफाइबल तरीके पे हमारे साथ आमादा हो जाए कि आप इनको उखाड़ेंगे या ये ख़त्म होंगे। अगर नहीं तो फिर हमारे पास ये रास्ता मौजूद है, तो हम उसी नहज पे खड़े हैं ना जी। लेकिन इसमें आप नहीं समझते कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना बिल्कुल, चाहिए? बिल्कुल दोहा जी। मुआहदे के तहत तो इस पे आपकी हुकूमत क्या कर रही है? नहीं, देखिए हुकूमत तो एक अपना मौक़िफ़ भी दे रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भी, और पाकिस्तान नहीं, पे जो जैसे मौक़िफ़ है। कतर है, तुर्की है, सऊदी अरबिया है और अमेरिका है और दूसरे ममालिक हैं, वो गारंटर्स भी हैं और वो देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान में इतने दहशतगर्द के हमले हो रहे हैं, इतने लोग हमारे मारे जा रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं वो नहीं, देखिए मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। मेरे ख्याल से हर कोई मानता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग और इक़दाम रहे हैं उसको कौमी बैनुल-अक़वामी सतह पर सराहा भी गया है। मगर मैं साथ साथ ये बिल्कुल मानता हूँ कि आज भी जो एड अफ़गानिस्तान में जारी है, या तो इस नीयत से रही होगी कि वहाँ पर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, और यकीनन वहाँ पर है, मगर आज भी मुझे कम से कम ये खदशा है कि ये एड कहीं गलत हाथों में दहशतगर्दों को स्ट्रेंथन करने के लिए ना इस्तेमाल हो रही हो। ख़ास तौर पर क्योंकि हम जानते हैं कि तालिबान रेजीम ने अफगानिस्तान को सिर्फ BLA और TTP नहीं, 20 कुल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का अपने आप को एक सेफ हेवन बना दिया। तो यकीनन इंटरनेशनल कम्युनिटी की ये तालिबान रेजीम के साथ निमटना, वहाँ से दहशतगर्दी को रोकना सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये बैनुल-अक़वामी मसला है और ये पूरे खित्ते का मसला है, और बिल्कुल मेरे ख्याल से इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। नहीं तो ये खाली आप अपीलों से होगा या कुछ एफर्ट भी करेंगे? नहीं, करेगी? देखिए एफर्ट क्या होती है डिप्लोमेटिक सतह पे, आपने देखा। मैं आपको बता देता हूं। देखिए हमने देखिए कतर है, तुर्की है, सऊदी अरेबिया है, अमेरिका है, हमारे दोस्त ममालिक हैं, इनसे क्यों नहीं बात हो रही कि जी आप लोग उनके वहाँ पे उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं दोनों तरफ के साथ, अफगानिस्तान के उनके साथ, उनके अफगानिस्तान के साथ पैसा भी आ रहा है, प्रोटेक्शन भी है, क्यों नहीं उस पर ये लोग प्रेशर डालते? उनकी जो यूनाइटेड नेशन के तहत उन पर जो पाबंदियाँ हैं सफ़र करने की, उसको आप लोग क्यों नहीं ट्रिगर देखिए पाकिस्तान बिल्कुल जी अपने सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ एंगेज्ड है और दीगर मौज़ूआत पे बशमूल इसके, और आपने देखा ही है कि जो पाकिस्तान की एक अहमियत गल्फ़ में भी और ओवरऑल दुनिया में सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ हमारी बात का एक वज़न और अहमियत बड़ी है। तो यकीनन हम ये एफ़र्ट जारी रखेंगे अपने पार्टनर्स के साथ कि जितना दबाव डल सके और जितना किरदार बैनुल-अक़वामी सतह पे दीगर और ममालिक को अदा करना चाहिए वो अदा करें। इसमें पाकिस्तान अपनी कोशिश बिल्कुल जारी रहेगा। इन द मीन वाइल पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए जो इक़दाम भी उठाने पड़ेंगे, और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए ये बड़ा एक टारगेटेड ऑपरेशन हुआ है कल जो हुआ है, इसमें ये इंश्योर किया गया है कि जब 100% आइडेंटिफिकेशन होगी कि यहाँ पे दहशतगर्द मौजूद हैं, जो टेररिस्ट कैंप्स हैं इनमें मौजूद हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन करके बड़े केयरफुली एक सर्जिकल ऑपरेशन कल ये किया गया जो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा, और उसमें 70 से ज़्यादा दहशतगर्द। नहीं, कामयाब तो तब होगा जब पाकिस्तान में ये कार्रवाइयाँ कम हो जाएंगी। तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त वेस्टर्न बॉर्डर की सिचुएशन आपके सामने है और ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया शरारत करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सब इंडिया और अफगानिस्तान तो एलाइज हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान पे हमला किसी भी वक्त कर सकता है। तो पाकिस्तान तीन तरफ से एक जंग में घिरा हुआ है। इस सिचुएशन को आप कैसे टैकल करने जा रहे हैं? नहीं देखिए टैकल तो हम मुस्तकिल सतह पे कर ही रहे हैं ना जी। आप नहीं, लेकिन मईशत हमारी कमज़ोर है। अगर तेल की कीमतें बढ़ गई या यहाँ सप्लाई रुक गई फिर क्या होगा? नहीं देखिए अफगानिस्तान के बॉर्डर पे तो आप जानते हैं कि पहले भी एक क्लोजर जारी है जी। एक क्लोजर एक ऐसा क्लोजर है जो कि हम आइडियली तो हम नहीं चाहेंगे कि क्लोजर हो, मगर जब आपकी जानों की बात हो जाए या आपके यहाँ पे सेफ्टी का मामला हो या आपके खित्ते में अमन का मामला हो, रोज़ाना आप यहाँ पे लाशें उठा रहे हो, तो फिर इस तरह के इकदाम उठाने पड़ते हैं। तो वो तो वहाँ तक तो जी देखिए हम ऑलरेडी उसको डील कर भी रहे हैं, कोप कर भी रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी हम चाहेंगे कि इसका अगर मुस्तकिल हल निकलता है तो वो बॉर्डर खोलें, मगर अभी के लिए मुआशी सतह पे हम उसको वी मेड कंटिजेंसी प्लान्स फॉर इट। बाकी यकीनन जी देखिए पहले भी ईरान में कशीदगी हुई थी। हम तो हरगिज़ कोई भी ये नहीं चाहता जी कि अपने खित्ते में कोई इस तरह के अमन अमान की सिचुएशन हो, मगर माजी में भी इसके लिए कंटिजेंसी प्लानिंग हुई है और आज भी जारी है। ईस्टर्न फ्रंट पे तो जी मैं तो खैर इन एनी केस ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट अफगानिस्तान और भारत का एक गठजोड़ जो है वो बुनियादी तौर पे एक ही जंग है जो हम हर सतह पे लड़ रहे हैं, मगर मुआशी सतह पे जी जो हमने इकदाम उठाने हैं वो हमने उठाए भी हैं, और इंशाल्लाह इस सूरत हाल के अंदर ही हम अपनी इकनॉमिक मैनेजमेंट ही करते रहें और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे जी। अच्छा, इसमें काज़ाकिस्तान के साथ जो मुआहिदा था रेलवे का, अब ये जो नई जंग शुरू हुई है उसको वो अफेक्ट होगा? जी देखिए मेरे ख्याल से ये उज़्बेकिस्तान गालिबन, देखिए मेरा ख्याल है जी इसमें यकीनन
हम चाहते थे कि अफ़गानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसके अंदर तजारत, पीपल एक्सचेंजेस, जो ऑलरेडी हमारा एक लोगों का आपस का एक ताल्लुक और रब्ता और तजारत ख्वाब था, ख्वाब ही रहा। मगर देखिए कोशिश थी ना जी। हाँ। देखिए पिछले साल जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गए, मकसद क्या था कि एक चीज़ को एक बुनियादी तौर पे दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ा जाए और इन दोनों ममालिक के दरमियान रिलेशंस नॉर्मलाइज करें और उसमें इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिसमें पूरे खित्ते के लिए फ़ायदा वो लाए जाएं। मगर यकीनन जब एक रेजीम जो कि उधर की रिप्रेजेंटेटिव रेजीम भी नहीं है इस चीज़ पे तुली हो कि उसने अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दों का गढ़ रखना है और उसमें 20 तंजीमों को रखना है जिसमें से 2 बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ हैं, और ना सिर्फ उनके टेररिस्ट कैंप्स के लिए सेफ हेवन बनानी है बल्कि उनके टेररिस्ट लीडर्स को उनने बाकायदा तनख्वाह पे रखना है। तो 20 में से तो दो फिर देखिए फिर इस तरह की चीज़ें बैक सीट ले जाती हैं। हम आज भी चाहते हैं कि अगर इस मसले का मुस्तकिल हल निकलता है तो इवेंचुअली अपने रीजन के अंदर कनेक्टिविटी के जो भी 20 में से प्रोजेक्ट्स हैं वो 2 हमें करने पाकिस्तान के खिलाफ हैं, 18 दुनिया के दूसरे ममालिक के खिलाफ हैं। उनको साथ क्यों नहीं मिलाया जा रहा? नहीं देखिए मेरे ख्याल से उनसे इंगेजमेंट जारी है जी हमारी भी। और एंगेजमेंट से थोड़ा आगे बात बढ़े ना, कोई मुश्तरका बयान है, कुछ बात हो, उन पर दबाव डाले सारे 20 के 20 नहीं, मुझे इंशाल्लाह जी उम्मीद है कि उस तरह की वो भी आएगी। और देखिए ETIM हो जाए, दीगर अल-कायदा हो जाए, दीगर और तंजीमें जो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं, तो मुझे यकीन है कि गल्फ के बाकी ममालिक इसको अपना मसला भी समझते हैं, बिकॉज ये इवेंचुअली इधर से जो आग निकल रही है वो सिर्फ पाकिस्तान पे असर नहीं कर रही, बाकी ममालिक पर भी। बाकी यकीनन आई थिंक कोई भी अगर गुंजाइश है कि खासतौर पर इस खित्ते के मुसलमान ममालिक बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट तरीके से काम करें, वो बेहतरी गल्फ ममालिक का रोल बहुत अहम है, आप ये समझते हैं? जी बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया बिलाल अजहर कियानी साहब, हमसे बात करने का वक्त है ब्रेक के बाद हमारा आज का एडिटोरियल वक्त हुआ हमारे आज के एडिटोरियल का। आयना वज़ीर, वो छोटी बच्ची 8 साल की जो शुमाली वज़ीरिस्तान में बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती है और एक वीडियो की वजह से बहुत मशहूर हुई, और उसका सुहेल अफरीदी के लिए चैलेंज क्या है इस वाक़े का, ये इस पे आज के एडिटोरियल में बात करना चाहते हैं। आपने आयना वज़ीर के बारे में बहुत कुछ सुन लिया होगा कि जिसने वीडियो बनाई उसको अगवा करके तालिबान ले गए, उसी इलाके में रहते हैं, उसी गांव के हैं, उसी इलाके के हैं, और वो फिर उसको तशद्दुद किया, उससे माफ़ी मंगवाई, वीडियो बनाई कि मैंने गलत किया, और फिर वो वीडियो रिलीज़ की और फिर उसको छोड़ा। और इस दौरान जो आयना वज़ीर है उसने कुछ दिन पहले एक अपील की पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा से और कहा कि मुझे अपने लिए सहूलियात चाहिए, मुझे तालीम चाहिए, मुझे क्रिकेट का शौक़ है, मुझे उसके लिए सहूलियात चाहिए, तो मुझे प्रोवाइड करें। अब यहाँ पे लम्हा फ़िक्रिया ये है कि आयना वज़ीर जैसे और कितनी बच्चियाँ और बच्चे होंगे जो ये सब कुछ चाहते हैं, लेकिन वो अपीलें कर रहे हैं पंजाब की वज़ीर आला से, तो सूबे का खैबर पख्तूनख्वा अपना वज़ीर आला किधर है सुहेल अफरीदी? ये सवाल है उनके लिए कि इस वक्त जो दहशतगर्दी की जंग चल रही है उसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वज़ीर आला किधर हैं? वो अपना रोल क्यों नहीं प्ले कर रहे हैं? आज मानसेरा में जो लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज कल शहीद हुए हैं बन्नू में, उनकी नमाज जनाजा थी। बाबर सलीम सवाती जो स्पीकर हैं प्रोविंशियल असम्बली के, उनका हल्का, उनके गांव की, उनकी बरादरी का गांव, वहां से उनके लिए कैंपेन चलती है और वो जनाजे में शिरकत नहीं कर सके, ना ही वज़ीर आला गए। अगर ये प्रायोरिटीज़ है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की, तो उन्हें सोचना चाहिए कि उनका दिल धड़कता किस वतन के साथ है, अफगानिस्तान के साथ या पाकिस्तान के साथ, या खाना यहाँ पे है, लूटना यहाँ पे है और हमदर्दियाँ अफगानिस्तान के साथ। फैसला करें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कि वो क्या करना चाहती है, और आयना वज़ीर जैसी बच्चियां अपनी मदद के लिए, अपनी सपोर्ट के लिए देखना चाहिए उन्हें अपने वज़ीर आला और अपनी हुकूमत की तरफ, ना कि दूसरे सूबों की तरफ। ये नाकामी है आपकी, सोचें इस पर। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।